तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम डिस्कस करेंगे 20 मई 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, लेक्चर आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी कर को फॉलो कर लें, और इसके अलावा दोस्तों बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगी। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप इसका पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली के किस उपराज्यपाल ने 18 मई 2022 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? आंसर है अनिल बैजल। दोस्तों, दिल्ली के उपराज्यपाल कौन थे? अनिल बैजल। तो उन्होंने 18 मई 2022 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके पीछे उन्होंने दोस्तों व्यक्तिगत कारण बताए हैं, यानी उन्होंने ये कहा है अपने इस्तीफे में कि मेरे कुछ व्यक्तिगत कारण है जिसके कारण अब मैं उपराज्यपाल के रूप में कार्य नहीं कर सकता हूं। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि उपराज्यपाल ने किसको अपना इस्तीफा दिया होगा, तो ये दिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, यानी भारत के जो राष्ट्रपति हैं उन्हें अपना इस्तीफा दिया है। और इसी इस्तीफे में उन्होंने व्यक्तिगत कारण बताए हैं कि वो व्यक्तिगत कारणों के कारण अब उपराज्यपाल के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, जो अनिल बैजल है वे नजीब जंग के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल बने थे। कब बने थे? दिसंबर 2016 में। ठीक है दोस्तों, तो दिसंबर 2016 में दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में कौन नियुक्त किए गए थे? अनिल बैजल। अनिल बैजल की बात करें तो यह साल 1969 बैच के IAS ऑफिसर थे और वे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के नेतृत्व वाली सरकार में केंद्रीय गृह सचिव के रूप में भी काम कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी पॉइंट जो हैं वो आप नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली मुआवजा राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, यह जो राशि है वो 1 करोड़ कर दी है। यानी दोस्तों, अभी तक जिस भी परिवार से अगर कोई सैनिक शहीद होता था पंजाब में तो उसको 50 लाख रुपए की राशि दी जाती थी, लेकिन अब इस राशि को डबल कर दिया गया है और अब ये राशि जो है वो कितनी हो गई दोस्तों? 1 करोड़ रुपए। यानी अब अगर किसी भी परिवार से कोई भी सैनिक शहीद होता है तो उसको पंजाब सरकार के द्वारा कितनी राशि दी जाएगी? 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। पंजाब की बात आई है तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों? याद रखिएगा, भगवंत मान। कौन है दोस्तों? भगवंत मान जो है वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और उन्हीं के द्वारा ये फैसला लिया गया है। भगवंत मान किस पार्टी से हैं? आम आदमी पार्टी से। गवर्नर कौन है दोस्तों पंजाब के? तो वो है बनवारी लाल पुरोहित। कौन है दोस्तों? बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, तो दोस्तों ये सभी पॉइंट जो है वो आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा भगवंत मान की जो सरकार है उसने एक और फैसला लिया है। तो भगवंत मान की सरकार ने DSR टेक्निक का इस्तेमाल करने वाले किसानों को 1500 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ऐसा भी फैसला लिया है पंजाब की सरकार ने। ठीक है दोस्तों, इसके लिए सरकार ने 450 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, यानी बजट तय किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री कौन है दोस्तों? राजीव चंद्रशेखर। तो उन्होंने हाल ही में किस शहर में आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? ठीक है दोस्तों, तो जो राजीव चंद्रशेखर हैं वो हमारे देश के केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री हैं। ये आप पॉइंट नोट करिएगा। ठीक है, तो उन्होंने जो आदिवासी युवा हैं उनको कुशल बनाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट कहां शुरू किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश की बात आई है तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड पॉइंट डिस्कस करते हैं, फिर इसके आगे इसका हम डिटेल पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की बात आई है तो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो क्या है? भोपाल है। ठीक है, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है दोस्तों? शिवराज सिंह चौहान है। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, तो मंगू भाई छगन भाई पटेल जो हैं वो यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर विधानसभा सीटें कितनी है? 230 हैं। क्या है दोस्तों? कितनी सीटें हैं? विधानसभा सीटें 230। लोकसभा सीटें कितनी है दोस्तों? 29 लोकसभा सीटें हैं। राज्यसभा सीटें कितनी है? यहाँ पर 11 राज्यसभा सीटें हैं। ठीक है, यहाँ के विपक्ष के नेता कौन है? तो वो कांग्रेस पार्टी से हैं। गोविंद सिंह जो हैं वो यहाँ पर विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, जो जिनकी नियुक्ति हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के स्थान पर हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों ये सभी पॉइंट जो हैं वो नोट करेंगे। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के भोपाल में हाल ही में आदिवासी युवाओं को
कौशल प्रदान करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। किसके द्वारा? राजीव चंद्रशेखर जी के द्वारा, जिसके तहत 6 राज्यों से चुने गए 17 जिलों के 17 क्लस्टर के करीब 250 लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि आने वाले वर्षों में 50 आदिवासी जिलों में 50,000 से लेकर 1 लाख छात्रों को कौशल सिखाया जाएगा, यानी उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में केवल 250 लाभार्थी लिए गए हैं, और ये जो दोस्तों ये लाभार्थी हैं, ये आदिवासी लाभार्थी हैं, यानी जो आदिवासी डिस्ट्रिक्ट से आने वाली आदिवासी हैं, उन्हीं को ये फायदा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने राजीव रंजन और सीती कांठा पटनायक को कार्यकारी निदेशक नॉमिनेट किया है? तो दोस्तों जो राजीव रंजन और सीती कांठा पटनायक हैं, वो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए इस खबर को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी हाल ही में राजीव रंजन और सीती कांठा पटनायक को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। ठीक है, राजीव रंजन की बात करें तो वो कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त होने से पहले मौद्रिक नीति विभाग में प्रभारी सलाहकार और मौद्रिक नीति समिति के सचिव के रूप में भी काम कर चुके हैं। यहां पर बात आई है दोस्तों आरबीआई की, यानी इसे हम क्या बोलते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलिए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। ठीक है, शुरुआत में इसका कार्यालय कहाँ हुआ करता था? कोलकाता में। फिर बाद में 1937 में इसका स्थायी रूप से कार्यालय मुंबई स्थापित किया गया था। तो अभी वर्तमान में आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है या मुख्यालय है वो कहाँ है दोस्तों? मुंबई में है। ठीक है, आरबीआई 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। राष्ट्रीयकरण होने का मतलब होता है दोस्तों कि ये चीज, कोई भी वस्तु या कोई भी संस्था सरकार के अंडर में आ जाना। तो 1949 में याद रखना है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, यानी आरबीआई जो है वो सरकार के हाथ में आ गई थी, सरकार का इसमें कंट्रोल हो गया था, यानी पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व में आ गई थी। आरबीआई जो है वो भारत का केंद्रीय बैंक है और भारत के जितने भी बैंक हैं उनका संचालक होता है। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर कौन है वर्तमान में? तो वो है शक्तिकांत दास। कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है दोस्तों 2022 में आयोजित पहले अतुल्य भारत अंतरराष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का स्थान कौन सा रहा है? यानी अतुल्य भारत अंतरराष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन कहां पर हुआ है? आंसर है इसका मुंबई में। दोस्तों यहां पर एक शब्द आया है क्रूज। क्रूज का मतलब क्या होता है? तो क्रूज का मतलब होता है दोस्तों एक बड़ा सा शिप, ठीक है, जिसमें हजारों लोग एक साथ जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा फिल्मों में कि जो बड़े से क्रूज होते हैं उसमें सभी व्यवस्थाएं होती हैं, बहुत सारे कमरे होते हैं, उसमें लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे जहाज को क्या बोला जाता है? क्रूज बोला जाता है, उसमें पर्यटक होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से अतुल्य भारत अंतरराष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन जो है वो मुंबई में आयोजित किया गया है और इसका उद्घाटन किसने किया था? केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने। तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा कि केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। तो उन्होंने पहले अतुल्य भारत अंतरराष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, और इसमें यह कहा गया है कि जो पर्यटक हैं वो भारत में ज्यादा से ज्यादा आए, जिससे जो भारत का पर्यटन है वो और बढ़ सके। दोस्तों यह जो सम्मेलन था इसका आयोजन किसने किया? तो इसका आयोजन संयुक्त रूप से बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार और फिक्की के द्वारा इसका आयोजन किया गया था और इसमें लगभग 8 समझौते हुए हैं। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा चटगांव बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो दोस्तों जो चटगांव बंदरगाह है ये बांग्लादेश में स्थित है। किस में स्थित है? बांग्लादेश में स्थित है। तो अब ये चर्चा में क्यों रहा है? चलिए इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों याद रखना है कि जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है वो है शेख हसीना। कौन है दोस्तों? शेख हसीना। और भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। तो कुछ समय पहले एस जयशंकर जी कहां पर गए थे? बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे। ठीक है, तो वहां की प्राइम मिनिस्टर यानी बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने हमारे देश के जो विदेश मंत्री थे एस जयशंकर, उनसे एक बहुत ही बड़ा कमिटमेंट किया है। उन्होंने ये कहा है कि जो बांग्लादेश का चटगांव बंदरगाह है उसका उपयोग भारत कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर कहीं से भी कोई भी सामान आता है तो वो चटगांव बंदरगाह पर रुक सकता है और भारत जो है वो उसका उपयोग कर सकता है। तो ये बहुत ही बड़ा कमिटमेंट किया है शेख हसीना जी ने। तो अब इससे भारत को क्या फायदा होने वाला है?
तो देखिए, भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, जिसमें दोस्तों असम, मेघालय और मिजोरम आते हैं, तो इन राज्यों का जो डेवलपमेंट है अब वो और बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर किसी भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई भी सामान मंगाया जाता है तो पहले चटगांव बंदरगाह पर आ जाएगा, फिर वहां से वो अन्य स्थानों पर पहुंच जाएगा। तो इससे होगा क्या कि दोस्तों जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वहां पर भारत का जो डेवलपमेंट है वो और तेजी से होगा। चलिए, बात आई है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, आप ध्यान से सुनते जाइएगा। बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका, यहाँ की जो राजभाषा है वो है बंगाली, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं अब्दुल हामिद, याद रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना है। इसको पाकिस्तान से स्वतंत्रता कब मिली थी? 26 मार्च 1971 को मिली थी। विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर 1971 को। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश से लगने वाले कौन कौन से स्टेट हैं भारत के, चलिए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला स्टेट है पश्चिम बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल जो है वो बांग्लादेश की सीमा से लगता है। ठीक है, फिर दूसरा है दोस्तों असम, कौन सा स्टेट है? असम। तीसरा है मेघालय और चौथा है त्रिपुरा। तो ये जो 4 स्टेट हैं दोस्तों, ये बांग्लादेश से अपनी सीमा बनाते हैं। ठीक है, और भारत की सबसे अधिक सीमा किस देश से लगती है? तो वो लगती है बांग्लादेश से। तो ये सभी पॉइंट जो है वो आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेनिस से रिलेटेड क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो वो जीता है दोस्तों इगा स्विएटेक ने। किसने जीता है दोस्तों? इगा स्विएटेक ने। इगा स्विएटेक की बात करें तो याद रखना है आपको कि ये जो खिलाड़ी हैं ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो जो इगा स्विएटेक हैं उन्होंने इटालियन ओपन 2022 का जो महिला सिंगल्स का खिताब है उसको जीत लिया है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट जो है वो आप नोट करते जाइएगा, जो भी आप आगे डिस्कस करने वाले पॉइंट हैं उनको आप नोट करेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, तो विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी हैं इगा स्विएटेक, जो कि पोलैंड की हैं। तो उन्होंने लगातार 5वां WTA टूर खिताब जीता है और उन्होंने नंबर 7 खिलाड़ी को सीधे सेटों में हरा करके इटालियन ओपन 2022 का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में किसने जीता है इटालियन ओपन? तो ये जीता है सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है? सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने। ठीक है दोस्तों, तो महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? इगा स्विएटेक ने। और पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। ठीक है दोस्तों, ये सभी पॉइंट जो है वो नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है मुशफिकुर रहीम, ये क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से सुनते जाइएगा। मुशफिकुर रहीम कितने टेस्ट रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी खिलाड़ी बन गए हैं? तो आंसर है इसका 5000 रन। ठीक है, तो मुशफिकुर रहीम जो हैं वो बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं और उन्होंने अभी हाल ही में श्रीलंका के साथ जो सीरीज हो रही है उसमें उन्होंने 5000 रन पूरे किए हैं टेस्ट क्रिकेट में, और वो ऐसा करने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने तमीम इकबाल को पीछे छोड़ते हुए 5000 रन पूरे किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी पॉइंट जो है वो आप नोट कर सकते हैं कि मुशफिकुर रहीम जो है वो किस देश के क्रिकेटर हैं? तो वो बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है आरबीआई के गवर्नर कौन है? और तीसरा क्वेश्चन है केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है? तो इन तीनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। अनअकैडमी पर अगर अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो राजा गुप्ता को फॉलो कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, और एक कोड यूज करें राजा नंबर 1। जैसे आप ये कोड यूज करेंगे तो फ्री जो क्लास होगी उसको आप ज्वाइन कर सकेंगे। अगर कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो भी आप उसमें छूट के साथ उसको परचेज कर सकते हैं। आप हमें खबरी पर फॉलो जरूर कर लें, वहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिलते हैं, तो आप हमें खबरी पर जरूर फॉलो करें। दोस्तों, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें सभी दोस्तों को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।